Hello dear students, a very good morning to all of you and welcome in history classes. Students, आशा करती हूँ आप अपना जो वर्क है वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और जो भी आपका रिवीजन वर्क किसी भी सब्जेक्ट में करवाया जा रहा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। रिवीजन वर्क में हम क्लास 11th हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर एंड दैट इज द चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं इट मीन्स कि जो टाइम पीरियड था, हम बात कर रहे हैं इसमें यूरोप की, और प्रीवियस चैप्टर में हमने रीड किया था अबाउट मिडिवल यूरोप, जिसमें हमने रीड किया था कि मिडिवल यूरोप में किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर था वो था, यानी कि जो सामंतवाद का बोलबाला था उसके कारण किस प्रकार से समाज में चेंजेस आ गए थे, किस प्रकार से जो सोसाइटी थी वो चेंज हो गई थी। अब उसके बाद धीरे धीरे जब कह सकते हैं कि 5th से लेकर 15th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड था मिडिवल यूरोप का, उसके बाद जब 16th सेंचुरीज का टाइम पीरियड आया तो कह सकते हैं कि जो सामंतवाद था, फेडरलिज्म था, वहां से धीरे धीरे खत्म होता चला गया। डिक्लाइन होने के कारण बहुत सारे थे रीजन जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आगे किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो यूरोप था उसमें चेंजेस कंटिन्यूअसली आते गए, चाहे वो चेंजेस लिटरेचर के बेस पे आए हों, चाहे वो कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर के बेस पे आए हों, या फिर किसी भी ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लीडर को जो कि इन सारी चीजों को लीड कर रहा था, चाहे वो कह सकते हैं कि फिलोसफर थे, चाहे वो ह्यूमनिस्ट थे, या फिर लिटरेचर में कह सकते हैं कि चाहे कोई भी वो लिटरेचर को राइट करने वाले थे, या फिर चाहे कोई कह सकते हैं आर्किटेक्चर था। तो इसी बेस पे जो चेंजेस यूरोप में आए उन्हीं को नाम दिया जाता है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। यानी कि अपने संस्कृति के प्रति यूरोप में जो कह सकते हैं कि लगाव था, जो लोगों का जुड़ाव था, वो लगभग मिडिवल यूरोप के टाइम पीरियड के दौरान खत्म हो चुका था। अब उसके बाद धीरे धीरे एक ऐसा फेज शुरू हो गया जिसके कारण यूरोप में लोगों ने अपनी कह सकते हैं जो यूरोप की कल्चर थी, जो सिविलाइजेशन थी, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, उसको डेवलप करना शुरू किया और अपनी संस्कृति के प्रति उन्हें जुड़ाव महसूस होने लगा। तो यही सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर में, एंड दैट इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, कि सांस्कृतिक परंपराएं किस प्रकार से चेंज होती गई, किस प्रकार से लोगों का जो इंटरेस्ट था उसमें आता गया। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। अब हम इसमें देखते हैं कि मैनी सिग्निफिकेंट चेंजेस टुक प्लेस इन कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ यूरोप बिटवीन 14 to 17th सेंचुरी। देखो, हमने बात की थी मिडिवल यूरोप की 5th से लेके 15th सेंचुरी, और जब एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि धीरे धीरे 14th और 15th सेंचुरीज का जो टाइम पीरियड था उसके दौरान क्या हुआ था कि जो फेडरलिज्म था वो लगभग समाप्ति की तरफ जा रहा था, सामंतवाद का कह सकते हैं कि खत्म हो चुका था, और इसी के कारण सोसाइटी में वहां पर चेंजेस आने लगे। और ये चेंजेस कब से कब तक आए थे? 14 से लेके 17th सेंचुरी, 14वीं से लेके 17वीं शताब्दी के बीच में जो कल्चरल ट्रेडिशंस के बीच में यूरोप में कह रहे हैं चेंजेस आए, उन्हीं के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। कि बहुत सारे सिग्निफिकेंट थे जो चेंजेस टुक प्लेस, जिसके कारण जो कल्चरल ट्रेडिशंस थी उनमें चेंज आए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ रेनेसांस एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस चैप्टर, पुनर्जागरण। कि पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण का क्या मीनिंग होता है और क्यों इसको पुनर्जागरण का नाम दिया गया था। Renaissance and Protestant Reformation were two major changes that indicated the modern age. ये कह सकते हैं कि जो रेनेसेंस था, जो पुनर्जागरण था यूरोप में, एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और जो भी वहां पर धर्म सुधार हुए, इट मीन्स रिनेसेंस और धर्म सुधार आंदोलनों की वजह से, रिनेसेंस मतलब पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन इट मीन्स धर्म सुधार, यानी कि धर्म में जो बुराइयां आ चुकी थी, धर्म में जो कुरीतियां आ चुकी थी, उनके अंदर जो चेंजेस हुए, सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस इन्हीं दोनों चीजों के बीच में हुए, इंडिकेट द मॉडर्न एज। और उसी के बाद स्टार्ट होती है यूरोप में मॉडर्न एज, आधुनिक युग की शुरुआत वहां से मानी जाती है। कि इन दोनों के कारण, धर्म सुधार करने के कारण, पुनर्जागरण के कारण जो भी यूरोप में चेंजेस आए, उस चीज को नाम दिया जाता है, सोसाइटी में चेंज आने को मॉडर्न एज का, आधुनिक युग का नाम दिया जाता है। इन द रिनेसेंस, अब हम सबसे पहले इसमें बात करने वाले हैं पुनर्जागरण की। पीरियड आफ्टर 300 CE, the ancient Greek and Roman art and literature were encouraged and other free thoughts
एंड लॉजिक्स गोट स्ट्रेंथ। अब देखो, जब रिनेसेंस का पीरियड टाइम था, इससे पहले का हम जब बात करते हैं कि जो सोसाइटी में जो पुनर्जागरण चल रहा था, ग्रीक और रोमन एम्पायर के बारे में हम बात कर रहे थे। रोमन जो आर्ट थी और ग्रीक जो आर्ट थी और लिटरेचर था, रिनेसेंस के कारण ये सारी की सारी चीजों को प्रोत्साहन दिया गया और थॉट्स ऑफ लॉजिक और जो विचार वहां पर प्रस्तुत किए जाते थे, जो लॉजिक लोगों के सामने प्रस्तुत किए, चाहे वो साइंटिस्ट थे, चाहे वो फिलोसफर थे, चाहे कह सकते हैं इस बेस पे कोई भी जो व्यक्ति था जिन्होंने अपने लॉजिक प्रस्तुत किए, उनको क्या किया, मजबूती के साथ समाज के सामने रखे, मजबूती के साथ उन्होंने लोगों के सामने इन सारी चीजों को रखा। तो रिनेसेंस के पीरियड टाइम था, उसमें ग्रीक और रोमन आर्ट उसको बढ़ावा दिया गया। साथ में कह सकते हैं कि लिटरेचर जो लिखा गया उसमें ऐसी बातों को मेंशन किया गया, ऐसी बातें इस लिटरेचर में शो की गई जिससे कि लोगों को क्या मिले, कि लोगों को नए नए आइडियाज मिलने लगे और कह सकते हैं कि जो उनके विचार थे, जो उनके लॉजिक थे, जो उनके तर्क थे, वो लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किए जाने लगे। कि किसके कारण चेंजेस आ रहे हैं? रिनेसेंस के कारण, पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे हम इसमें। द रिनेसेंस चेंज्ड द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल। अब रिनेसेंस जब यूरोप में आया तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि ओल्ड कॉन्सेप्ट किस चीज को बोला जा रहा है यहाँ पर, जो उनकी पुरानी रीति रिवाज थे, जिस चीजों को वो छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, चाहे वो उनके पास बुराइयों के रूप में थे, चाहे वो उनके पास कह सकते हैं अच्छाइयों के रूप में थे। यानी कि जो उनके ओल्ड कॉन्सेप्ट थे, लोगों ने उनको चेंज करना शुरू किया। किस चीज के कारण? पुनर्जागरण के कारण। स्कॉलर्स थे जो प्रूव दैट द अर्थ इज ए प्लेनेट एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब उसके बाद लोगों के मन में एक जो धारणा थी, लोगों ने अपने कह सकते हैं कि साइंटिस्ट जो थे इस चीज को प्रूव करने में उस टाइम पीरियड के दौरान लगे रहे कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, हमारी जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। इस टाइम पीरियड के दौरान जब हम बात करेंगे आगे इसमें चैप्टर में, तो बहुत सारी ऐसे इन्वेंशन हुई, बहुत सारी खोजें हुई अर्थ को लेकर। कह सकते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने लोगों के सामने अर्थ के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारी चीजें लोगों के सामने रखी और उनको विरोध का सामना भी करना पड़ा। बट कह सकते हैं कि जो चीजें लॉजिक के ऊपर बेस्ड होती हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए कह सकते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए काफी होती हैं। तो उसके बाद जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि हमारी अर्थ एक प्लैनेट है और ये क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, सूर्य की चारों तरफ घूमती है। यानी कि हमारी जो अर्थ है ना कि सूर्य घूमता है, इस चीज को प्रूव किया गया बाय द स्कॉलर्स कि ना कि सूर्य घूमता है बल्कि हमारी जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है और वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब इसमें आगे देखते हैं बाय द अर्ली 15th सेंचुरी, कि जो 15th सेंचुरी का अर्ली टाइम पीरियड था उसमें जो ऐसे टीचर्स सामने आए, ऐसे स्कॉलर्स सामने आए जो कि क्या पढ़ाते थे, ग्रामर, रेटोरिक, पोएट्री, हिस्ट्री एंड मोरल फिलोसफी वर कॉल्ड ह्यूमनिस्ट। और उनको नाम क्या दिया गया था? ह्यूमनिस्ट का नाम दिया गया था, मानवतावाद का नाम दिया गया था, मानवतावादी उनको बोला गया था, ह्यूमनिस्ट बोला गया था। ह्यूमनिस्ट की बात अगर हम करेंगे तो ह्यूमनिस्ट कौन होते थे कि 15th सेंचुरी के दौरान जो टीचर क्या पढ़ाते थे, ग्रामर पढ़ाते थे, साथ में फिलोसफी पढ़ाते थे, साथ में आर्ट कला का ज्ञान देते थे, पोइट्री पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे और मोरल फिलोसफी यानी कि नैतिक दर्शन शास्त्र जो वो पढ़ाते थे उनको क्या नाम दिया गया था? उनको ह्यूमनिस्ट का नाम दिया गया था। ह्यूमनिस्ट इट मीन्स मानवतावादी। मानवतावादी का मीनिंग क्या है कि ऐसे हमारे जो सब्जेक्ट्स जो हमारे फिलोसफी के ऊपर बेस होते हैं, जो कह सकते हैं कि हमारे ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे चेंजेस हम देख रहे हैं यूरोप में बिटवीन 14th to 17th सेंचुरीज के बीच में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया था 55 से लेके 5th से लेके और 15th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें रिनेसेंस का थोड़ा सा देखते हैं कि जो लिटरली मीन्स क्या होता है इसका। जब हम इसका मीनिंग देखेंगे रिनेसेंस, इट मीन्स रीबर्थ। अगर हमें एक एग्जैक्ट मीनिंग लिखना हो रिनेसेंस पुनर्जागरण का तो रीबर्थ, और टू डिस्क्राइब द कल्चरल चेंज ऑफ द मिडिवल यूरोप। या तो आप इसको लिखेंगे रीबर्थ या फिर हम इसको मेंशन करते हैं द कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन ऑफ द मिडिवल यूरोप, मध्यकालीन यूरोप में हुए सांस्कृतिक चेंजेस, सांस्कृतिक परिवर्तन। उसके बाद आता है द न्यू टेस्टामेंट।
न्यू टेस्टामेंट किसको नाम दिया गया था? क्या है न्यू टेस्टामेंट? ए सेक्शन ऑफ बाइबल। बाइबल का एक पार्ट है, बाइबल का एक सेक्शन है डीलिंग विद द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ क्राइस्ट एंड हिज अर्ली फॉलोअर्स, जो कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर बेस है, ईसा मसीह के ऊपर बेस है, साथ में उसके जो अर्ली फॉलोअर्स थे, जो उसके अनुयायी थे, उनके ऊपर बेस है। तो ओल्ड टेस्टामेंट ए सेक्शन ऑफ द बाइबल, एक बाइबल का एक पार्ट जिसमें क्या बताया गया है? जिसमें ईसा मसीह के बारे में बताया गया है, साथ में क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसके बारे में बताया गया है, और साथ में बताया गया है कि कौन कौन से अनुयायी थे उनके, कौन कौन से उनके फॉलोअर्स थे। फॉलोअर्स इसमें इट मीन्स कि उनमें विश्वास रखने वाले, जो उनकी टीचिंग्स में विश्वास रखते थे, जो उनके साथ उनको रूल्स रेगुलेशन को, उनके टीचिंग्स को फॉलो करते थे। उसके बाद बात आती है ह्यूमनिस्ट की, कि ह्यूमनिस्ट क्या होता है? टर्म्स यूज फॉर दीज मास्टर्स हु टॉट ग्रामर, पोएट्री, रेटिक्स, हिस्ट्री एंड मोरल फिलोसफी। यानी कि ह्यूमैनिटी की बात करें तो मानवतावाद की जब हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो मानवतावाद से रिलेटेड है लिटरेचर लिखने वाले, साथ में ऐसे टीचर्स जो ग्रामर रीड करवाते थे, साथ में कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि मोरल फिलोसफी, दर्शन शास्त्र के बारे में लोगों को बताया जिन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया, किस चीज को लेकर कह सकते हैं कि समाज को पुनर्जागरण लाने में। उसके बाद हम बात करेंगे रेनेसांस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, पुनर्जागरण का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद इसमें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इटली थी, कह सकते हैं फ्रांस था, यूरोप के जितने भी कह सकते हैं बड़े बड़े कंट्रीज थे, उनमें कौन कौन से ऐसे स्कॉलर्स हुए, कौन कौन से ऐसे साहित्य की रचना करने वाले हुए, आर्किटेक्चर हुए, जिन्होंने अपने बेस पर बहुत अच्छा काम किया और जिनको आज हम प्रेजेंट डे में भी बहुत कह सकते हैं कि याद करते हैं। रेनेसांस का मीनिंग होता है रिवर एंड इट ऑक्योर्ड इन इटली। सबसे पहले जब हम पुनर्जागरण की बात करेंगे तो पुनर्जागरण कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इटली से स्टार्ट हुआ था इन 15th centuries एंड द टाइम पीरियड ऑफ द रेनेसांस इज 15th centuries स्टार्टिंग इटली से। उसके बाद कहते हैं ए न्यू मूवमेंट। ये क्या था? एक ऐसा आंदोलन था, एक मूवमेंट था ऑफ नॉलेज। मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, कोई आंदोलन शुरू। ये सिर्फ नॉलेज का मूवमेंट था, ज्ञान का मूवमेंट था, जिसका प्रचार प्रसार किसके कारण हुआ था? जिसका ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ था लिटरेचर के कारण, आर्किटेक्चर के कारण, फिलोसफर जो लोग थे उनके कारण। स्टार्टेड इन यूरोप आफ्टर ए लॉन्ग डार्क एज ऑफ इग्नोरेंस। इट मीन्स डार्क एज। डार्क एज से यहाँ पर यूरोप का मतलब है ऐसा टाइम पीरियड जब लोगों ने अपनी कल्चर में, अपने कह सकते हैं रीति रिवाजों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था। उस टाइम पीरियड को यूरोप में क्या नाम दिया जाता है? डार्क एज का नाम दिया जाता है। और ये डार्क एज कब खत्म हुई? जब रेनेसांस वहां पर स्टार्ट हुआ, पुनर्जागरण वहां पर स्टार्ट हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ कि द पीपल ऑफ यूरोप अगेन बिगिन टू टेक इंटरेस्ट। दोबारा से जब पुनर्जागरण का टाइम पीरियड आया तो लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया यूरोपियन जो कल्चर थी, यानी कि यूरोपियन जो कल्चर थे उसमें, और साथ में सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता के प्रति कह सकते हैं कि वो अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी कल्चर के प्रति पुनर्जागरण के बाद यूरोप में क्या स्टार्ट हो गया? उनके मन में अपने कल्चर के लिए, सिविलाइजेशन के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। तो चेंजिंग जो ट्रेडिशंस कल्चर है हमारी, उसमें मेनली हम आज इसमें रीड कर रहे हैं रेनेसांस के बारे में कि रेनेसांस क्या है, पुनर्जागरण क्या है। उसके बाद बात आती है हमारी इसमें कि ऐसा क्या हुआ था यूरोप में, कौन सा टाइम पीरियड था, यानी कि 14 से लेकर 15th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड था उसके दौरान यूरोप में मेनली कह सकते हैं कि कल्चर का एक ऐसा जो इग्नोरेंस पहले डार्क एज के दौरान थी वो सारी खत्म होती गई। लोगों का इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, लोगों ने साहित्य लिखना शुरू किया, आर्किटेक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके कारण कह सकते हैं कि यूरोप में इन सारी चीजों में इंटरेस्ट के कारण, पुनर्जागरण के कारण और जो धर्म सुधार आंदोलन वहां पर चले थे उनके कारण यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हो गई, एक मॉडर्न एज की स्टार्टिंग वहां पर हो गई थी। आई होप चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन चैप्टर्स आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू